नमस्कार, द राइट कॉन्वर्सेशन में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक बेहतरीन खबर लेकर भी आए हैं और साथ ही उनके लिए एक काउंसलिंग सेशन जैसा इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से लेकर के आए हैं। एक ऐसी बात जिसके ऊपर शायद ही हमारे बच्चों की नजर जाती है, ऐसे बच्चों की खास करके जो अपनी 10वीं की परीक्षा कर चुके होते हैं या 12वीं की परीक्षा करने के समय उस समय उनके मन में कुछ हलचल चल रही होती है कि अब आगे जीवन में क्या करना चाहिए। राइट पर्सपेक्टिव की ओर जाने की उस होड़ में अक्सर बच्चे गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। इसीलिए ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक सही राइट डायरेक्शन मिल सके, एक सही दिशा के साथ साथ एक सही काउंसलिंग मिल सके जो उनका मार्गदर्शन कर सके कि उन्हें आखिर जीवन में आगे जाकर के क्या करना है। इसीलिए आज का ये द राइट कॉन्वर्सेशन समर्पित करेंगे एजुकेशनल वर्ल्ड को, करियर काउंसलिंग को और करियर दर्शन को। और इस सारी चर्चा के लिए आज मेरे साथ एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्हें आप सब भली भांति जानते हैं। 30 वर्षों से लगभग वो टैलेंट एक्विजिशन में, स्किल एक्विजिशन में काम करते जा रहे हैं और लगभग एक दशक से एजुकेशनल यानी एकेडमिक स्तर पर इस तरह का कार्य कर चुके हैं कि अभी इस समय वो कार्यरत हैं बतौर एक वाइस चांसलर देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी में, श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री राज नेहरू जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइट कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हमने आज सोचा कि हमारे वो बच्चे जो इस समय जूझ रहे हैं इस असमंजस में कि हमें आगे जाकर के क्या करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे बच्चे जो 10वीं की परीक्षा कर चुके हैं या देने वाले हैं और ऐसे बच्चे जो 12वीं की परीक्षा कर चुके हैं, नीट दे चुके हैं या जो अभी देने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए खास तौर पर करियर की दिशा से किस तरह से काम करना चाहिए, बतौर एक एजुकेशनिस्ट आप क्या कहेंगे? आज की डेट में कैरियर्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत वास्ट हैं जी। एक टाइम था जब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर जैसे क्षेत्र में बड़े लिमिटेड तरीके से उसको देखते थे और अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो उसको मैकेनिकल वाला ही जॉब करना पड़ता था या उसी फील्ड में वो अपना जॉब ढूंढता था। लेकिन आज अगर आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी दुनिया में बदल रही है उसमें आज इंटीग्रेटेड तरीके से जो एकेडमिक वर्ल्ड है इन सारे फील्ड्स को इकट्ठा कर रहा है। फॉर एग्जांपल आज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एक स्पेसिफिक करिकुलम में आता है जिसे बोलते हैं मैकेट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब वो स्टैंड अलोन मैकेनिकल इंजीनियर की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले स्पेशलिस्ट की, जिसको आप मल्टीटास्कर कहेंगे, जिसको मल्टी स्किल्ड कहेंगे। मल्टी स्किल्ड और जिसको आइडिया हो कि एक मशीन में अगर मैकेनिकल पार्ट्स चल रहे हैं तो उसके एल्गोरिथम्स कहां से ऑपरेट मैनेज किए जा सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस कहां से हैंडल की जा सकती हैं और उसके अंदर और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो शायद उसके मैकेनिकल फील्ड में नहीं हो। तो उदाहरण के रूप में ये मैंने आपको उदाहरण दिया। इसी तरह से आज अगर आप एमबीए को देखें, बीबीए को देखें, एक टाइम था आप एक प्लेन बीबीए कर लेते थे, एक प्लेन एमबीए कर लेते थे एचआर में, फाइनेंस में, तो आपका शायद करियर वहां से निकल के आगे चला जाता था। लेकिन मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि आज बीबीए में आपको हर सेक्टर के अंदर आपको एक स्पेशलाइजेशन बीबीए लेवल पर मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कोई लॉजिस्टिक्स में बीबीए कर रहा है, कोई रिटेल सेल्स में बीबीए कर रहा है, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंदर बीबीए कर रहा है, कोई इंश्योरेंस मार्केट के अंदर बीबीए कर रहा है। तो सिचुएशंस चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि जो जॉब मार्केट है और जो इंडस्ट्री है और जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है वहां पे विभिन्न प्रकार की चैलेंजेस टेक्नोलॉजी के कारण से भी आई हैं और बिजनेस के प्रोसेसेस भी ऐसे चेंज हो गए हैं जहां पे अब एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में स्किल सेट चाहिए। हेल्थ केयर को ले लीजिए आप। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में एक डॉक्टर का जॉब क्या होता था? ट्रेडिशनली मान लीजिए एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, एक आई के डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो ट्रेडिशनली डॉक्टर क्या करता था? वो आपका आई किसी मशीन से चेक करता था और उसके बाद जो उसके माइंड में नॉलेज थी उसके बेसिस पे वो डायग्नोसिस लिखता था और एक प्रिस्क्रिप्शन आपको पकड़ा देता था। तो ये डॉक्टर का काम होता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे नई इमर्जिंग ट्रेंड मेडिकल फील्ड में भी क्या है कि अब उसको हम एक बोलते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी, SMAC,
सोशल मीडिया, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड। अब यही डॉक्टर आज अगर स्किल्ड नहीं होगा और उसे स्मैक जैसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना नहीं आता होगा, his output would be far lesser, quality output would be far lesser than some other doctor। अब यही एक डॉक्टर क्या आज करता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करता है जिसमें ये मोबाइल का यूज करेगा। आप उसी पेशेंट की आई के स्कैन्स लेंगे, वो मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल से वो क्लाउड पे चले जाएंगे, क्लाउड में मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे, वहां उसकी एनालिटिक्स होगी, एनालिटिक्स करके वापस उसी मोबाइल में उसको एक रेकमेंडेड डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। तो इससे आप देखिए प्रिस्क्रिप्शन एरर्स कितने कम हो जाते हैं। मींस द क्वालिटी ऑफ वर्क is actually changing and which is putting a lot of pressure on the kind of skills, knowledge and types of jobs. So to me today there are variety of career opportunities available, and it's not only the traditional engineering or medical, within the same fields बहुत वैरायटी ऑफ स्किल सेट्स की आवश्यकता है। आपने जितनी अभी तक बात की है, आपने अपनी इस एक उत्तर में ही इतने वेरिड फील्ड्स, एक ही फील्ड के साथ जुड़े हुए आपने अभी तक हमारे दर्शकों को बता दिए हैं कि इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की डेट में अगर हम कहेंगे अलाइड फील्ड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वास्ट हो चुके हैं, जिनकी पहले हमें शायद पता नहीं होती थी, बनत नहीं होती थी। तो अभी आजकल के इस जिसे हम कहेंगे फास्ट पेसिंग एरा में, टेक्निकल एरा में, आप क्या ऐसी अहमियतें और ऐसी क्या हिदायतें आप इन बच्चों को देना चाहेंगे जिससे वो अपने करियर की तरफ फोकस हो सके? पहली चीज तो ये है कि टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हर एक बच्चे को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रहना बहुत जरूरी है और खासतौर से डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम देख रहे हैं चैट जीपीटी कितना क्रिटिकल एक टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, और ये एकदम एक मार्केट प्रोडक्ट की तरह बनता जा रहा है। कोई भी इस चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इस चैट जीपीटी के माध्यम से अपना करियर ही नहीं अपनी लाइवलीहुड को भी बना सकता है। आज आप कोई भी चैट जीपीटी का प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, नए वर्जन्स के जो प्रोडक्ट हैं, आज 10वीं पास करने के बाद एक अच्छा प्रॉम्प्टर बना जा सकता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये स्किल सेट सीखना है कि चैट जीपीटी में मैं प्रॉम्प्ट कैसे करूं किसी चीज को डिराइव करने के लिए। ऐसे ही 50 एरियाज हैं। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि हम कुछ सर्वेज पीछे कर रहे थे, तो उसमें मैंने देखा कि 50% से ज्यादा बच्चे बड़े एवरेज किस्म के बच्चे होते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम इसलिए इंपैक्ट हो जाता है क्योंकि वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरे बच्चों के साथ जो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हैं, हायर क्वालिफिकेशंस में जाते हैं, हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, और उस कारण से वो एक शेल में चले जाते हैं इस परसेप्शन के साथ कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं तो ये हायर कोर्स कर ही नहीं पाया। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को ये बताना चाहूंगा, आज आपको हायर कोर्स करने के बगैर भी इस प्रकार के स्किल बेस्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं कि अगर आप उन स्किल बेस्ड कोर्सेज को परस्यू करें, आप बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इसमें भी इतने सारे विभाग हैं जहां पे आज आपको हाई क्वालिफाइड रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए। वो आपको इसलिए हायर नहीं करते क्योंकि आपके पास बीटेक है या आपके पास एमबीए है, वो आपको इसलिए हायर करते हैं क्योंकि आपके पास वो काम करने का स्किल है। फॉर एग्जाम्पल हैकिंग है, हमें लगता है हैकिंग बड़ी गलत बात है, ये लेकिन कुछ बच्चों के लिए ना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दिया। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि हैकिंग जैसे टॉपिक के ऊपर भी आज बड़ी बड़ी कंपनीज एथिकल हैकर के नाम से जॉब रोल्स को क्रिएट कर रही हैं। ये एथिकल हैकर कौन है? ये एथिकल हैकर वो है जो हैकिंग को कर सकता है, जिसमें जो घर बैठे बैठे उसने हैकिंग सीखी है, लेकिन वो उस हैकिंग के स्किल्स को पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से उसको इस्तेमाल करेगा टू इंश्योर कि कोई मार्केट के अंदर किसी अच्छे प्रोडक्ट को, किसी अच्छी डेटा को हैक ना कर सके। तो ऐसे लोगों की भी जॉब प्रोफाइल्स आज बहुत सारी कंपनीज ढूंढते हैं। वो ढूंढते हैं ऐसे लोग, जैसे हम कहते हैं ना कि पुलिस को चोर से एक तरफ हमेशा आगे रहना चाहिए, तो मार्केट इकोनॉमी भी मार्केट के जो डिसरप्टर्स होते हैं उनसे एक तरफ हमेशा आगे रहती है, और इसलिए उस डिसरप्टिव सीन को मैनेज करने के लिए डिसरप्टिव थिंकिंग भी चाहिए। तो हमारे बच्चे जो ये 50% बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफिकेशन नहीं अटेन कर पाते, लेकिन माइंड के अंदर उनके पास क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, क्वालिटी ऑफ नॉलेज
ऐसी दी जा सकती है जिससे वो हायर क्वालिफिकेशन नहीं, बेटर स्किल्स के साथ अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं और एक अच्छे प्रतिष्ठित जीवन को जी सकते हैं। बहुत बड़ी आपने बात इस समय कही। एक हैकिंग जैसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ हम जिसको देखते हैं, उसके साथ भी पॉजिटिविटी के साथ अगर उसको यूज किया जाए तो कैसे काम किया जा सकता है, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हमारे जम्मू कश्मीर में ही है। मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगी कि दुनिया का यंगेस्ट साइबर क्राइम एक्सपर्ट विद द स्किल्स ऑफ हिज हैकिंग हमारे जम्मू कश्मीर का ही बच्चा है, हमारे जम्मू का बच्चा है, सांबा जिले का बच्चा है। और उससे हाल ही में हम लोगों ने मुलाकात भी की थी। ऋषिक उनका नाम है और सर ही इज डूइंग एन एक्सपर्ट्स जॉब विद एन ईज। और मैं आपको बताऊं ये कि वो मात्र 16 या 17 वर्ष के लड़के हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 12 साल की उम्र से उन्होंने ये काम करना शुरू किया था। तो बहुत वाइडर एस्पेक्ट्स हैं आजकल हमारे पास, अगर हम स्किल्ड हैं तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक चीज और जोड़ूंगा, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सबसे बड़ी चैलेंज हमारे बच्चों के लिए बन जाते हैं। जब पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पड़ोसी के बच्चे को तो बीटेक में मेडिकल में मिला या एमबीए करने गया, मेरा बेटा तो इसमें जा ही नहीं रहा है, तो वो उसको पुश करते हैं, फोर्स करते हैं। और मैं इस पुश और फोर्स के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को पुश और फोर्स करते हैं, जो उनकी इंडिविजुअलिटी होती है, जो उनकी पोटेंशियलिटी होती है, आप उसे क्रश कर देते हैं और आप उस पोटेंशियलिटी के ऊपर अपने जो एस्पिरेशंस होते हैं वो थोपना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे की जो रियल पर्सनैलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और वो निखर के बाहर नहीं आ पाता। मैं गुड़गांव में आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा। हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो टैटू मेकिंग में बड़े, टैटू मेकिंग आपको लगेगा ये कौन सा प्रोफेशन है, लेकिन आज अगर गुड़गांव में आप जाएंगे, आपको उस बच्चे के ऑफिस में जाके आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और दिन में वो कम से कम 1,00,000-1.5 लाख रुपए का काम करता है, केवल टैटू बनाता है। छोटा टैटू अगर बनाना हो तो कम से कम 8-10 हजार रुपए वो आपसे चार्ज करता है। और दिन में उसके पास, जैसे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है ना, उसके पास महीने की डायरी बंदी पड़ी होती है और वो टैटू मेकर है और वो प्रोफेशनल टैटू मेकर है। उसके पास टाइम नहीं होता कि, और वो बड़ा सिलेक्टिवली काम करता है। तो इसलिए किसी काम में भी आज एक्सेल कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आपको अपना पैशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर रियल पैशन है ना, तो पैशन आपको ढूंढेगा और आपसे कुछ ना कुछ करवाएगा। बस पेरेंट्स को इस चीज में ध्यान रखना है कि अगर उसके पैशन ने उसको ढूंढ लिया है तो उसे उस फील्ड में आगे जाने दें। बहुत बड़ी बात आपने कह दी और ये हमारे ऐसे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी हिदायत होगी जिनके बच्चे अब 10वीं या 12वीं कक्षा में आने वाले हैं। तो लेट देम स्ट्राइव थ्रू देयर ओन इंटरेस्ट एंड टेक अप देयर ओन करियर्स। सर, अभी स्किल्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो स्किल यूनिवर्सिटी देश की सबसे पहली, आप उसे हेड कर रहे हैं। बतौर एक वाइस चांसलर आप क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं कि ये स्किल यूनिवर्सिटी हमारे देश के बच्चों को किस तरह से बदल सकती है? मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों की, क्योंकि अक्सर नदर्न इंडिया की भी अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, ये क्योंकि ज्यादातर रूरल बेल्ट से होते हैं तो निग्लेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के बड़ी यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच पाते हैं। तो स्किल यूनिवर्सिटी जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, वो किस तरह से आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर के बच्चों को हेल्प करेगी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बोलने को बताया। मैं फाउंडिंग वाइस चांसलर हूँ इस स्किल यूनिवर्सिटी का। 2016 में मेरी नियुक्ति हुई थी। मैं 2016 तक बहुत अच्छे प्रोफेशन में था, अच्छी पोजीशन पे था, एक अच्छा लुक्रेटिव कॉर्पोरेट रोल था। मैं IBM में कई साल रहा हूं और मैं डायरेक्टर ग्लोबल लीडरशिप डेवलपमेंट के रोल में था। तो यू कैन इमेजिन दैट आई वाज इन अ वेरी लुक्रेटिव, स्टेबल, सेटिस्फाइड कॉर्पोरेट जॉब। एंड 2016 में सरकार की ओर से ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको हम चाहते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में आए। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मूविंग आउट ऑफ स्टेबल एंड वेरी लुक्रेटिव कॉर्पोरेट जॉब, हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब, बट द रीजन व्हाई आई मूव्ड हियर वाज आई टुक दिस डिसीजन कि ये जो फील्ड ऑफ स्किल एजुकेशन है, ये अनचार्टेड फील्ड था। भारत में कोई स्किल यूनिवर्सिटी नहीं थी और देयर वाज नो कंपैरेटिव पैरेलल जिसको आप
एमुलेट कर सकें। क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी बनानी है, आपको पता है यूजीसी की गाइडलाइंस है, फलाना करिकुलम है, ये कोर्स है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन है, तो आप जाके बना लेते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग वर्क, सो यू जस्ट हैव टू लिफ्ट एंड शिफ्ट। लेकिन यहाँ लिफ्ट एंड शिफ्ट करने के लिए कुछ था नहीं। तो मेरे को इसमें बड़ी एक्साइटमेंट दिखी, और मुझे सबसे बड़ी चैलेंज ये दिखी कि इंडिया was at the cusp of technological transformation and economic transformation, and हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत फोकस कर रहे हैं स्किल एजुकेशन पे। तो मुझे लगा ये एक अनचार्टेड एरिया में जाना चाहिए। तो that is the reason why I moved out of my comfort zone to this uncomfortable zone. And believe me, the first year was very difficult, and the terrain was so difficult. पहले 3 महीने भी तो ऐसे थे कि मेरे पास ना ऑफिस था, ना जगह थी कहीं से काम करने की, ना स्टाफ था। एंड मूविंग फ्रॉम ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू ए गवर्नमेंट वर्ल्ड, ये सब चीजें हमारे यहाँ आज भी, हमारी यूनिवर्सिटी में आप एक शब्द है यूएमटी, अगर आप ये यूएमटी किसी को बोलेंगे हमारी यूनिवर्सिटी में तो आपको झट से एक आंसर मिलेगा। मैं जब फोरम्स में जाता था फर्स्ट 3-4 मंथ्स में, तो मैं एक फोरम में, पीपल यूज्ड टू कॉल मी टू स्पीक ऑन स्किलिंग। सो मैं किसी फोरम में बोल रहा था, तो वहां एक हिपा के डीजी थे, तो उन्होंने मेरे से इंप्रेस होकर मेरे से पूछा, भाई आई वांट टू कम एंड मीट यू, आपका ऑफिस कहाँ है? तो मैंने ऐसे जोकिंगली कहा उनको, मेरा ऑफिस यूएमटी में है। तो हमारे हरियाणा में, गुड़गांव में मानेसर है, आईएमटी मानेसर। तो उसे लगा कि शायद ये आईएमटी के पास ही है, तो ही आस्क्ड मी कि इज इट नियर आईएमटी? आई सेड नो। Then I was still smiling. Why are you smiling? Where is this UMT? I said, it's under the mango tree. Oh. So that is how this university has actually begun. And in fact, my whole team, which joined me in the first 2 years, they have actually worked under the mango tree. We had no infrastructure, no space, no place, no adequate resources, funding. So everything started after 1.5 years when we created our vision, when we created our plans, when we presented it to the government, when the government was satisfied. Yes, that is where the journey actually started. We had a 1,000 crore project which was sanctioned by the government. Now the difference of this university versus any other university in the country is we have got more than 1,200 universities in India. लेकिन इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात है जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमने इस यूनिवर्सिटी के मॉडल में ही एक वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल को क्रिएट किया। वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, और वो पढ़ाई किसी काम से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज अपने यहाँ पे बैचलर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, कोई बैचलर प्रोग्राम चलाऊं इन, मान लीजिए मीडिया मैनेजमेंट या जर्नलिज्म मान लीजिए, तो मैं 3 साल बच्चों को कैंपस में पढ़ाता हूँ, कैंपस में प्रैक्टिकल कराता हूँ, और 3 साल बाद में उनको डिग्री पकड़ा देता हूँ। लेकिन मेरे इस मॉडल में क्या है कि मैं तब तक अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक मैंने 3 या 4 मीडिया कंपनी के साथ एमओयू साइन नहीं किए होंगे, और उनके लोगों के साथ बैठकर मैंने जॉब रोल्स आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे कि भाई एंकरिंग का कोई जॉब रोल होता है, एडिटर का कोई जॉब रोल होता है, प्रोडक्शन असिस्टेंट का कोई जॉब रोल होता है, बट देयर आर मल्टीपल जॉब रोल्स इन मीडिया। सो मैं आपकी बात को काट रही हूँ यहाँ, लेकिन क्योंकि मेरे जहन में एक बात चल रही है समय की, ये जो बात आपको कह रहे हैं ना, being into the media fraternity, being a journalist myself, I actually know कि ये जो बात कह रहे हैं इन्होंने, जो अपने वर्क मॉड्यूल में ये बात डाली हुई है, ये वाकई में इट इज मिसिंग फ्रॉम आवर एजुकेशनल चैनल्स, और ये हमारे करिकुलम में स्पेसिफिकली मीडिया एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर इस चीज को आप केटर कर रहे हैं, देन आई एम अश्योर्ड कि हमारे यहाँ पर मीडिया के लिए जितने बच्चे इस यूनिवर्सिटी से निकल के जाएंगे, दे विल हैव अ क्लियर पर्सपेक्टिव कि अब अगर मैं मीडिया की दुनिया में आया हूं तो मेरे पास उस मीडिया की दुनिया में कौन सा सेक्टर है जहां पर मैं फिट इन कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड मीडिया मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसा कोई भी प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है जो किसी इंडस्ट्री के साथ, बिना इंडस्ट्री के हम प्रोग्राम नहीं चलाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडस्ट्री के साथ बैठ के जब हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं तो इंडस्ट्री के साथ बैठ के हम जॉब रोल्स आइडेंटिफाई करते हैं, करंट एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स, और उन जॉब रोल्स को हम अपने करिकुलम में बेक इन करते हैं। यानी क्लास की जो थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी, वो थ्योरीज का सारा वीविंग जो है वो इंटीग्रेट होगा उस जॉब रोल के साथ। तो ये दूसरी चीज इसमें डिफरेंट है। तो यानी पढ़ाई और जॉब रोल दोनों इंटीग्रेटेड हैं। तीसरी चीज है
कि जो क्रेडिट सिस्टम है, उस क्रेडिट सिस्टम में नॉर्मली क्या है कि 95% क्रेडिट्स तो आपको क्लासरूम में ही अर्न करने होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 60% क्रेडिट्स काम करते करते अचीव करने हैं, 40% क्रेडिट्स क्लासरूम में। इसका मतलब है अगर मैंने मीडिया में या इंजीनियरिंग में या किसी भी फील्ड में कोई जॉब रोल डाला है, तो स्टूडेंट को 40% तो क्लास में पढ़ना है, 60% के लिए उसे उसी इंडस्ट्री में जाके उस जॉब रोल में काम करना है। और वो काम जब करेगा तो उसकी असेसमेंट इंडस्ट्री करेगी, वो असेसमेंट के आधार पर उसके क्रेडिट बनेंगे, वो क्रेडिट उसके कंबाइन होंगे, तब जाके उसको उस सेमेस्टर में या उस साल में उसको हम पास या फेल या जो भी उसको सर्टिफिकेशन देनी है वो दे पाएंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 3, नंबर 4 is by virtue of integrating work into the education, it becomes very dynamic, but it also brings an element of earning for the student. तो मेरा इस प्रोग्राम को हम कहते हैं earn while you learn। तो यानी स्टूडेंट को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस प्रोग्राम में करते करते मिल जाती है। he or she is not dependent on the parents, he or she can earn his or her part of the fee while they are learning through the stipend that we have arranged through the industry. Wow. That's another piece. The most crucial part is that our programs are designed with a flexible entry and exit model, which now the National Education Policy is talking about. Yes. That means if there is a 3-year graduate program, 3 साल का graduate program है, मैं 3 साल पूरा नहीं पढ़ना चाहता, मैं अपना 1 साल करके मैं काम करना चाहता हूं, तो हमने एक एग्जिट दे दिया है बच्चे को। तुम उसी लेवल पर जिस जॉब रोल पे हमने तुमको उस फर्स्ट ईयर में तैयार किया है, यू कैन एग्जिट and the industry can take you for a job at that level. आप अपना काम करो, साल भर 1.5 साल बाद काम करो, वो क्रेडिट्स हमारे क्रेडिट बैंक में स्टोर होंगे। आप 1 साल बाद 2 साल बाद वापस आए, आप वही क्रेडिट वापस ज्वाइन कर सकते हैं सेकेंड ईयर में, और आप अपना सेकेंड ईयर की पढ़ाई कीजिए। तो ये फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट मॉडल श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने बच्चों को दी है, ताकि उनकी जो वर्टिकल मोबिलिटी है वो बड़ी फ्लेक्सिबल रहे और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करे। और इसके कारण से बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हैं, वो मार्केट जाके कुछ और सीख के आते हैं, फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये 3 साल 4 साल जो बच्चे इस वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल में पढ़ते हैं, उन्हें इंडस्ट्री की मेंटरशिप मिल जाती है। बिल्कुल, वो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के वैल्यूज को समझते हैं, किस प्रकार से एक बिजनेस चलता है, किस प्रकार से ऑपरेशनल एक्सेलेंस को इंक्रीज किया जाता है, कैसे प्रोडक्टिविटी बनती है, कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है, कैसे सप्लाई चेन काम करती है, कैसे मार्केटिंग इंडस्ट्रीज करती है, वो सारा चीज सीखता है। और इसके साथ उसको ये भी पता चलता है कि ये जो सिनेरियो इस समय चल रहा है ये बढ़ता भी रहेगा, वेदर आई फिट इन देयर एट दिस स्टेज और नॉट, मुझे अभी और पढ़ना चाहिए आगे या नहीं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं आपको एक इसमें ये बात जोड़ूंगा। बहुत सारे बच्चे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहां पे उन्हें मार्केट एक्सपोजर तो होता नहीं, जो करिकुलम बना है वही करिकुलम एंड तक चलेगा, और by the time the curriculum is over, market has already changed because the shelf life of skill is changing very fast. But यहाँ क्या हो रहा है, साल की भी गारंटी नहीं होती, साल की भी गारंटी नहीं, but यहाँ क्या हो रहा है, he is constantly getting exposed in the industry with the latest technology and trends, जिसके कारण से उसके स्किल सेट्स की वैल्यू at the time of completion of his education बड़ी हाई रहती है, and he becomes the first or she becomes the first choice of hiring for that industry. Not only that, the other advantage is कि ये बच्चे जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, इनके पास चॉइस है, because they have got exposed in the industry, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, because they know how industry actually works and they can become entrepreneur on their own. So that is where this model is actually helping our students. In fact, कश्मीर से मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे हमने स्लोली पिछले 3 साल में ग्रो किया है, और पहले मेरे पास 1 स्टूडेंट था, फिर 3 आया, अब इस साल मेरे पास लगभग 7 बच्चे हैं। और सबसे अच्छी बात, सातों के सातों इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बच्चा तो कल ही मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरे पास भेजा है कि एक टीम है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और उन्होंने उसका पेटेंट फाइल किया है। सो वन ऑफ द कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट विल वेरी सून हैव अ पेटेंट इन हिज नेम। उसकी टीम ने इस पेटेंट को फाइल किया है। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो कम्युनिकेशन में बड़े पुअर थे, लेकिन जब से वो इंडस्ट्री के अंदर अपना उस ड्यूल मॉडल में काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी ही निखर के आ गई। ये कैंप से हैं, हमारे पुरखू कैंप से, ये जो जगती वाले कैंप से हैं। तो इस साल भी मैं पुश करना चाहता हूं कि और बच्चे हमारे इस मॉडल में आए। और क्योंकि मेरे पास अभी एक सर्वे के डेटाज आ रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूं कि
जो एवरेज हमारा बच्चा है आज, वो जगती में जो रह रहा है, जिन वो जो एजुकेशनल डिसएडवांटेज जो उसको है वहां पे इन टर्म्स ऑफ द लिविंग कंडीशंस, जिन कंडीशंस में वो ऑपरेट कर रहा है, जिन फाइनेंशियल दुरेस के अंदर वो रह रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज अगर इस तरह की मिल जाती है, मार्केट कनेक्टिविटी उनको मिल जाती है, आई थिंक दे हैव अ फिनोमिनल पोटेंशियल टू ग्रो एंड एक्सेल इन देयर लाइफ। बिल्कुल। मैं आखिर में इस चर्चा को थोड़ा सा बंद करने से पहले आखिर में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, अभी जब हम इस कॉन्वर्सेशन से पहले बैठकर बात कर रहे थे, आपने करियर दर्शन की बात की थी, तो ये करियर दर्शन क्या होगा और जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए इसमें क्या खास रहेगा? मैंने कल यहाँ के रिलीफ कमिश्नर साहब थे, कल हम एक प्रोग्राम में थे जहाँ हम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के बारे में बच्चों को अवगत करा रहे थे जगती कैंप में। तो मैंने साइड्स में कमिश्नर साहब को एक सजेशन दिया है कि हम कुछ, जैसे हम लोग यहाँ से खीर भवानी ले जाते हैं बसेस करके, उनको श्रीनगर ले जाते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं कि वी फैसिलिटेट दोज यात्रास। मैंने कहा एक यात्रा दिल्ली की ओर कर सकते हैं और ये सिलेक्ट स्टूडेंट्स की, और इनको हम करियर दर्शन कराते हैं और उसमें हमारी स्किल यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करेगी। हम लोग कुछ अच्छे क्लस्टर की यूनिवर्सिटीज को जोड़ सकते हैं। मैं कुछ वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करके कुछ 5-6 अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ इंक्लूडिंग स्किल यूनिवर्सिटी का हम लोग एक आइटनरी बना सकते हैं, जहां इस बच्चों को बुला के हम उन्हें वेरियस methods, various programs, various opportunities that are available in the educational field, whether it is medical, healthcare, technology, IT, agriculture, many fields are there, so that they can have a view of what kind of educational excellence is available in outside J&K. Second is, because we have a deeper connect with the industry, so I can connect with couple of industries. तो एकेडमिक दर्शन के साथ साथ हम उन्हें इंडस्ट्री दर्शन भी कराएंगे कि उन्हें विभिन्न इंडस्ट्रीज में ले जाके कि किस तरह के करियर्स, कैसे हमारे बच्चे वहां जॉब कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास आउट्स हैं वो किन जॉब्स के अंदर एंगेज हैं, कैसे वो एक्सेल कर रहे हैं। So that, and I to the corporate world. Yeah, to the corporate world, so that ये जो बच्चे J&K से बाहर जाएंगे, इनका जो थिंकिंग है वो थिंकिंग थोड़ी सी ब्रॉडन हो जाए, थोड़ा सा जो नजरिया है सोचने का वो डिफरेंट हो जाए, J&K से बाहर कुछ सीखने को मिले, वो उसी स्किल सेट को या तो वहीं जाके फिर एक्सपीरियंस करे या वापस J&K में आके उसको क्यूरेट करे और J&K में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए। बट मेरा मानना ये है कि एक्सपोजर ऑफ दीज काइंड्स, इस तरह के जो करियर दर्शन हैं, अगर हम बच्चों को, J&K के बच्चों को बाहर ले जाएं, खासतौर से जो कश्मीरी विस्थापित समाज के बच्चे हैं, पर मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर के बच्चों की, तो क्योंकि विस्थापित समाज के बच्चे वंचित रह जाते हैं कभी कभी इन चीजों से, हम उसमें अगर एक पहल करें तो इन बच्चों को इनके सोच की, इनकी व्यक्तित्व की, इनकी पर्सनैलिटी की, इनकी अंडरस्टैंडिंग की, इनकी एबिलिटीज की, उनकी नॉलेज की जो 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 स्पेस है उसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं, ताकि देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज बिकम्स बिगर एंड वी आर एबल टू हेल्प देम टू मेक डिसीजंस व्हिच आर इवन मोर इन्फॉर्म्ड, बिकॉज जब उनके पास ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, दे कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड देन दे कैन मेक अ बेटर चॉइस फॉर देयर करियर। तो मेरा ये सजेशन था कि हम ये कर सकें। दूसरा, मैंने उन्हें ये भी कहा था कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ChatGPT है, AI है, साइबर सिक्योरिटी है, इसके लिए भी हम कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर यहाँ बच्चे ज्वाइन करना चाहें तो आई थिंक देयर इज लॉट हम लोग इन बच्चों के लिए कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। एंड बीइंग द सन ऑफ द सॉइल, आई एम ऑलवेज कीन कि यहाँ के बच्चों को हम फैसिलिटेट करें फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैं जिन बच्चों को देखता हूँ दिल्ली में जो J&K से आए हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आप इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और इस मिट्टी के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। शायद यही एक कारण था कि द राइट कॉन्वर्सेशन में आज हमने स्किल्स की बात करने के लिए आपके ऊपर अपनी नज़र रखी हुई थी कि आप जैसे ही जम्मू आए तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पर बुलाएं, ताकि राइट कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हमारे बच्चों को एक राइट डायरेक्शन मिल सके, एक सही दिशा मिल सके, जिससे कि वो अपने आने वाले समय को और ज़्यादा स्वर्णिम बना सकें और ज़्यादा बेहतर बना सकें। आज राज जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े द राइट कॉन्वर्सेशन में स्किल ओरिएंटेशन के लिए आपने इतनी
गंभीरता से और इतनी सरलता से बात की। हमारे बच्चों को मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि अब उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए और किस तरह से अपने करियर की बेटर फोकसिंग वो कर पाएंगे। आज की इस कॉन्वर्सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राइट कॉन्वर्सेशन को भी बधाई देना चाहूंगा कि वो स्किल का जीता जागता एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने कंटिन्यूअसली अपनी एक रेजिलिएंट स्किल को डेमोन्स्ट्रेट किया है। उनकी जो परसिस्टेंस है वो परसिस्टेंस उनकी कॉम्पिटेंसी से झलकती है, और ये भी एक लर्निंग है बहुत लोगों के लिए कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। क्योंकि जिस तरह से मैं आप लोगों को देखता आ रहा हूं पिछले कुछ सालों में, आप लोगों ने जैसे ग्रो किया है, वो अपने में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और नहीं, वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट से पता लगता है। आपके चाहने वाले कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, आप निरंतर ऐसे बढ़ते रहें, इसी उम्मीद के साथ मैं भी यहाँ आया हूँ कि मैं भी उसमें अपना कुछ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकूं और मुझे भी यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने का मौका मिले। इस कॉन्वर्सेशन के लिए आपका और राइट न्यूज का, राइट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबके लिए जो ये करियर काउंसलिंग को लेकर के, स्किल ओरिएंटेशन को लेकर के छोटी सी द राइट कॉन्वर्सेशन आप सबके सामने हमने रखी है, हमें उम्मीद है कि इससे आपके बच्चों को और हमारे उन पेरेंट्स को भी दिशा मिलेगी जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में बेहतरी की ओर कदम उठाएं। अगले कदम तक के लिए, अगले अंक तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।